नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी खास करके देखा जाए तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए कंपनी कामकाज करती है। चाहे वो बायो एनर्जी के सेक्टर की बात करूं, वाटर प्योरीफायर की बात किया जाए या फिर प्रोसेस इक्विपमेंट को लेकर ही देखा जाए, उसमें कि बिवरेज वाली आइटम्स भी निकल के आती है, कंपनी का नाम है प्रज इंडस्ट्रीज। और इसकी यदि चर्चा किया जाए तो शायद थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे कंपनी को लेकर के। तो वेबसाइट थोड़ा सा ओपन नहीं हो रहा था, वेबसाइट्स ओपन करते हैं और वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। कहती है इंडियाज मोस्ट एकम्प्लिस्ड और सस्टेनेबल स्टार्टअप है की बात करती है, वन अर्थ वन फैमिली की बात करती है, क्लाइमेट चेंज इज रियल की बात करती है, क्लाइमेट एक्शंस को लेकर कहती है। और ये कंपनी खास करके देखा गया कि जो इंडस्ट्रियल बायोटेक इंडस्ट्रीज है उसमें इनका ज़्यादा रोल है, जहाँ पे इनकी अलग अलग बायो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वाटर ट्रीटमेंट को लेकर देखा जाए। इन ये समझने वाली बात ये जो कंपनी के कारोबार क्या है, किसी भी कंपनी के स्टॉक मार्केट की बिजनेस को समझने से पहले उसकी कारोबार को समझना पड़ता है। इसलिए कारोबार की तरफ देखा जाए तो इनका ये कारोबार रहा है और कारोबार की बेसिस पे क्या कहती है, इसके लिए हम केवल और केवल कुछ एस्पेक्ट को समझेंगे और समझने की कोशिश करें। जहां बुक वैल्यूज कंपनी का 70 रुपये के नियर अबाउट कहता है और इंट्रिंसिक वैल्यू कंपेरिजिंग विद द, इससे देखा जाए तो कह सकते हैं करीब करीब काफ़ी ज़्यादा 4 गुने से थोड़ा सा कम या थोड़ा 4 गुने से ज़्यादा मान लेते, 5 गुने से थोड़ा सा कम की आंकड़ा किया जाए तो हो सकता है 4 गुना ही मानते हैं, 4x का मानते हैं। अब सवाल आता है क्या इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं वहां पे और इस कंपनियां में भीड़ का क्या आंकड़ा है। ये क्या कहती है, स्टॉक पी मतलब होता है डिमांड को लेकर, मार्केट कितनी डिमांड कितने क्राउडेड के साथ इसको स्टॉक को खरीदने के लिए आ रहे हैं, किस लेवल से, तो अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंगली। यदि किसी शेयर की अर्निंग 15 रुपये है, 16 रुपये है, जिसका नॉमिनल वैल्यू 2 रुपये का है, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपये का है, तो मार्केट में 16 रुपये के शेयर को खरीदने के लिए कितने भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसमें देखा गया कि 50x का भीड़ कहता है, जिसकी वजह से मार्केट की फिलहाल सिचुएशन ये है, कभी भीड़ ज़्यादा कभी कम ये चलते रहता है, क्योंकि कंपेरिजन विद स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस एज पर द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई को। जैसे कारोबार में डिमांड एंड सप्लाई होती है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट की कारोबार में डिमांड सप्लाई को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर केवल लिमिटेड है, उसी के अंदर जो करना होगा करेंगे। यदि उसी के अंदर मार्केट को डिमांड बढ़ाना हो, प्राइस बढ़ाना हो तो उसको ब्लॉक करेंगे, मार्केट की प्राइस को तोड़ना हो तो क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे अपना डिस्काउंट बेसिस। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा डिमेरिट के संकेत देता है कि केवल 32% के आसपास का। आरओई और आरओसी भी नियरली ठीक ठाक कहती है कंपेरिजन विद द बाकी। कर्ज की तरफ देखें तो कंपनी के पास कर्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं दिखता है, लेकिन तब भी इसके लिए क्या करना जरूरी है, क्योंकि ये जो डेटा बेस है इसके लिए रिकन्सिलेशन ज़रूरी है। इसलिए हमने इसका नाम दिया है रिस्क टू रिकन्सिलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न, जिसमें 2 एस्पेक्ट को देखेंगे तो कंपनी की रिजल्ट एक, दूसरा कंपनी की रिवार्ड्स, जो कि कंपनी डिविडेंड बोनस और बाकी कुछ देती हो तो राइट के बेसिस की बात किया जाए तो फंडामेंटल की इस एस्पेक्ट जिसको कहते हैं हम आपसी में कारोबार से होने वाले फायदे नुकसान को ले। तो फायदे नुकसान में देखा जाता है कंपनी का कारोबार में क्या है, करीब करीब इस पीरियड में 5% की गिरावट दर्ज करती है, लेकिन यहाँ से कंपेयर करके देखें तो शायद ज़्यादा गिरावट का संकेत देती है। ईयरली बेसिस की डेटा की तरफ चर्चा करें तो कहते हैं कोविड का कोई असर नहीं था इनको, लेकिन अब जाके थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, न्यूट्रल के आसपास थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर्स डेटा, और ये डेटा सामने रखता है। यदि उसी चीज़ को वॉल्यूम में देखेंगे, वैल्यू में देखें तो शायद कह सकते हैं कि कंपनी फिलहाल 1000 करोड़ तक पहुंची थी, लेकिन अब दोबारा करीब करीब 40% के आसपास, 30% मानते हैं, 30% की गिरावट दर्ज कर ली।
और जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट थी वहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के देखा गया तो नियर अबाउट सेम था। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है, जिस भी पीरियड से आप देख लें यहाँ तक तो अच्छी खासी थी। यहाँ पे कंपेयरिंग विद द सेल्स के बेसिस पे थोड़ा सा गिरावट दिखता है, लेकिन ईयरली डेटा के बेसिस बात किया तो 1000 करोड़ की टर्नओवर करीब करीब 3500 से आगे निकल रही है। और ये इनका एक गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है कि लगातार अब 12 महीने के डेटा अभी सबसे ज़्यादा ग्रो लेवल की बात करती नजर आ रही है। केबल और केबल सेल्स, मैं अक्सर कहता हूँ किसी भी कंपनी को लेकर के केबल और केबल सेल्स के अकॉर्डिंगली क्या क्या सेल्स या प्रॉफिट के बेसिस पे ये नहीं कहता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसके अलग अलग एक्सपेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है सेल्स उसने किया तो, लेकिन वो सेल्स क्या है, उधार की सेल्स। प्रॉफिट तो बुक किया, इसके बेसिस पे हो सकता है प्रॉफिट का पैसा हाथ में नहीं आया, और ये अभी भी इन दोनों की बेसिस पे रिस्क पे चल रही है। उसमें रिस्क के अंदर दो एस्पेक्ट की बात करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ डे की बात करेंगे, कितने दिन के लिए होल्ड है, और नंबर ऑफ परसेंटेज कितना रिस्क की बात करें। इसीलिए रिस्क टू रिकंसिलिएशन में इन सारे पहलुओं पे हम ध्यान देते हैं, और इसमें ये कंक्लूजन की तरफ चलेंगे जो आखिर मार्केट की जो फिलहाल सिचुएशंस हैं वहां से क्या लगता है कि ये ट्रेंडिंग वे से चल सकता है या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से गिर सकता है। जहां पे कंपनी ने लोन तो बढ़ाई है, कर्ज लिया हो, कर्ज लेकर किया क्या, ये भी सवाल होता है। तो कर्ज लेके क्या कंपनी क्या किया, तो अपनी निवेश किया, निवेश करने के बाद अपनी एसेट्स क्रिएट किया, और कुछ मार्केट में रिस्क के भी रखा होगा जो उन्होंने प्रोडक्शन किया। तो उनका क्या जो रिस्क था, तो रिस्क नंबर ऑफ डे केवल 3 महीने की आंकड़ा दिलाती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ रिस्क की बात करें तो कहती है जो लाजवाब, ये पता है लाजवाब क्यों मैं बता रहा हूँ, 836 करोड़ की बात की। अब इसके अकॉर्डिंग्स भी समझना चाहिए कि 3466 करोड़ 800 करोड़ मान लेते हैं, और टोटल प्रॉफिट है 283 करोड़। देखिए इन तीनों के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए परसेंटेज को देख लीजिए। भाई डेटर्स रेशियोज क्या कहता है, और डेटर्स वर्सेस प्रॉफिट रेशियो क्या कहता है, नेट प्रॉफिट रेशियोज क्या कहता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहता है। उसमें से कुछ और चीज को देखना पड़ेगा जिसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम, और इसमें यदि जो उनका इंटरेस्ट की बर्डन है वो सेटअप हो रही है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि उसमें सेटअप नहीं हो पा रही तो थोड़ी सी रिस्क दर्शाती है। ये कुछ पड़ावों को समझना चाहिए। उस कुछ पहलू के बाद इन पहलू पे चलें, शायद ये कह सकते हैं कि कंपनी को लेकर के जो निवेशक क्या सोचते हैं इस कंपनी को लेकर के। और बैलेंस शीट की केवल फिगर, मैंने कहा ना बैलेंस केवल फिगर आउट पे नहीं जाना चाहिए, इनकी हर एक पहलू पर हमने जैसे चर्चा किया वैसे समझना चाहिए। जहाँ पे देखा गया कि इनकी पिछले साल के कंपेरिजन तो यदि 5% लायबिलिटी बढ़ती है तो एसेट्स 10% बढ़ती है। ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि आप स्ट्रांग हो, क्या है, स्ट्रांग पोजीशन की बात करती है। साथ में यदि साल दर साल की यदि हम प्रॉफिट और सेल्स की तरफ देखें तो कह सकते हैं कि सेल्स लगातार बढ़ी, प्रॉफिट भी बढ़ी, स्टॉक प्राइस सीजीआर बढ़ती ही जा रही है, उसमें बहुत बड़ी नहीं है। कंपेयरिंग टू द प्रॉफिट नियर अबाउट रहा, कंपेयरिंग विद द सेल्स नियर अबाउट स्टॉक सीजीआर रहा है। इक्विटी भी नियर अबाउट उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट देती हुई नजर आती है। तब भी कई बार सवाल आता है कि आखिर मार्केट बहुत बड़ी जंप क्यों नहीं किया। इसके पीछे कुछ कारणों को देखिए। इस कंपनी में जंप ना करने के पीछे या करने के पीछे कुछ वजह है। वहाँ पे इस कंपनी में अच्छी चीज़ ये निकल के आती है, जो कंपनी में सबके सब निवेशक बैठे हैं और जितनी प्रमोटर के पास है उसके कंपेरिजन टू द पब्लिक भी 32 प्रमोटर, 30 पब्लिक, 19 एफआई और क्या कहता है डीआई की तादाद 17%। अब यहाँ पे देखिए मार्केट, जो मैंने कह रहा कि मार्केट में जो हम देख रहे थे कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे कुछ गिरती है कुछ चलती है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में दबा दबा के खरीदा गया। किसने खरीदा, इस टाइम में खरीदने वाला था एफआई,
खरीदने वाला था DI। शिफ्ट कहाँ से करती है, कहती है पब्लिक से शिफ्ट करती है क्या, तो नहीं, पब्लिक से कुछ परसेंटेज तो शिफ्ट करती है, और न्यू प्लेयर भी आते हैं मार्केट में, जिसको कहते हैं जो 327 के आसपास की प्लेयर थे, वो प्लेयर आकर के 3.5 लाख हो गए। ये इनमें जैसे ही 25,000 लोगों का इनबिल्ट इंक्लूजन हुआ डिमांड को लेकर, तो मार्केट में क्या हुआ, नई आयाम तक पहुंचने में मदद मिला। भले ही यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट में क्या कह रही है, कई बार ऐसा प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, ऐसा चलती रहती है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए गोल्डन रूल हमेशा अप्लाई होना चाहिए, और होती रहती है। जो करते हैं हमेशा गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। मार्केट में सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए प्रॉफिट। इस प्रॉफिट बनेगा कैसे, और यहाँ पे प्रॉफिट के साथ रिस्क भी है, रिस्क को भी देखना है, प्रॉफिट को भी देखना है। आपस में इन दोनों के पीछे हम प्रॉफिट के पीछे ज़्यादा जाते हैं, रिस्क को मैक्सिमाइज कर देते हैं। जैसे हमने रिस्क को मैक्सिमाइज किया, आपकी प्रॉफिट क्या हो, डाउन हो गई। इसलिए कई बार ये भी देखने को मिला कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट भी चलती है, कई बार हाई लॉस हाई रिस्क भी चली जाती है। ये भी एक सही बात कहता हूँ। अब एक सवाल और चलती है, वो सवाल है जो कंपनी में कंक्लूजन क्या कहता है। अब पीयर्स में कौन सी कंपनी है, पीयर्स में थर्मेक्स, ज्योति सीएनसी, जुपिटर, वैगन्स, एक्सन सीएन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्शंस, इलेक्ट्रॉन इंजीनियर्स, टीटागढ़ रेल जैसे कंपनी शामिल है। रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी कुछ देती है, तो फिलहाल में देखा जाए तो कंपनी अपने रिस्क टू रिवार्ड में निवेशकों के लिए कुछ तो देती होगी, और कुछ में क्या देती है, क्या कभी कंपनी डिविडेंड, कभी बोनस, कभी राइट इशू, कभी प्रेफरेंशियल इशू, कुछ ऐसा दिया है, तो इस पे भी हम एक नज़र चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं इनकी कंक्लूजन की तरफ। तो कंपनी कहती है जो गुड क्वार्टर प्रॉफिट की बात करती है, मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड देती है, स्टॉक भले ही 11% बढ़ती हो, लेकिन इसमें फंडामेंटली में सब के सब इनको बैक सपोर्ट देते नजर आ रहे, एक्सेप्ट द एक टर्म को छोड़ के वो टर्म क्या कहती थी, सेल्स के बेसिस पे डेटर्स, डेटर्स के बेसिस पे प्रॉफिट का आंकड़ा, जो कि ईयरली बेसिस का डेटा कहती है। और यदि वो मंथली और क्वार्टरली डेटा सबमिट करे कंपनी, जो कि वैलिड फिगर है, सर उसके बाद काफ़ी क्या होगा, क्लैरिटी आ सकती है, आ जाती है मार्केट को लेकर के, जो इसमें क्या ऐसा बनता है। हमने कुछ पड़ावों की तरफ समझने का प्रयास किया है, जहाँ पे एज ऑन टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 1 साल और 5 साल के दौरान में करीब 1 साल में 33% का आसपास उछाल दिया था। और देखिए कुछ चीज़ों को, ये देखिए क्या हुआ मार्केट में, एक हायर टू बॉटम पे जाया, इसमें कितनी परसेंट के नुकसान रिस्क फैक्टर, यदि यहाँ पे होल्ड करके यहाँ तक गया, कितनी परसेंट के रिस्क फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो प्राइस करीब 600 के आसपास प्राइस था, वो गिर के चला गया था यहाँ पे 450 के आसपास, फिर वहाँ से उछला, तो मार्केट को क्या लगा, मार्केट फिर से वहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास मिला। जैसे मिला तो नया प्लेयर मार्केट में आया, और मार्केट सीधे स्विंग करके नीचे ऊपर निकलती हुई नजर आई, और लगातार क्या कर रही है, लगातार चल रही है, लगातार ट्रेंडिंग भी क्या कर रही है, यहाँ पे सेंटिमेंटल बनती जा रही है, न्यू प्लेयर मार्केट में आते जा रहे हैं। यही इनकी कुछ बातें थी। गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट के लिए हमेशा, जो एक जैसे भी जिस भी पोजीशंस पे जिस भी टाइम पे लिया हमने, उस टाइम के आसपास हमने खुद की फाइनेंशियल रिस्क को देखना पड़ेगा, तो हम कितनी परसेंट की रिस्क को मिनिमाइज अपनी कवर करने की प्रयास कर रहे हैं, और कितनी परसेंट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। नियर अबाउट के आसपास है तो हमेशा कहते हैं जो जो क्या कहते हैं उसको, भाव ही भगवान है, और वो मिले तो उस पर जा करके कट करते हैं, और दोबारा यदि मार्केट उसी लेंस से आती है तो मार्केट दोबारा पोजीशन बनाती है, और यदि अच्छी चलती है तो अच्छी बात है, ऐसा ही डेटा की बात करती है। तो इसीलिए हम इसको, आपको कोई ट्रेडिंग की बात, कोई एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं सिखाते हैं, ना कोई आपको कहते हैं आप स्टॉक को होल्ड करो, खरीदो या बेचो, दिस इज योर डिसीजन, योर मनी, बट ओनली हर एक एक्सपेक्ट की तरफ हम समझने के प्रयासरत रहते हैं, जो आखिर इसमें क्या है। यदि इस लर्निंग में
पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट दोस्तों।